IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय चल रही है, तुम बताओ। सौरभ, एक नए अंदाज में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पुलियाबाजी की, कहा जाए तो इस एपिसोड से। हाँ, ये हमारा पुलियाबाजी बाई 2। हाँ, तो तो क्या है बाई टू, बताइए लोगों को। हाँ बाई, तो बाई बाई हाँ, ये काफी लोगों को शायद नहीं पता हो क्योंकि ये बाई 2 थोड़ी बैंगलोर वाली हिंदी है। हम्म। और या हिंदी बोले या जो भी बोले, और ये हिंदी नहीं है, ये थोड़ी। और जैसा हमारा पुलियाबाजी में हमारा एम्फेसिस रहता है, हम बोलचाल की भाषा यूज करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको यही लफ्ज यूज करना है कि वही करना है। तो ये टिपिकल इंडियन इंग्लिश जिसको बोलते हैं। तो बाई 2 बोले तो जैसे हम जब कॉफी या चाय पीने जाते हैं तो बोलते हैं ये बाई 2 दे देना। हाँ, तो हाँ। मेरे को ये बाई 2 चाहिए, तो यानी कि आधी करके दो दे देना। हम्म। तो बॉम्बे में जैसे कटिंग बोलते हैं। या फिर लोग ऐसे सूप मंगवाते हैं तो बोलते हैं ना, ऐसे मंचाओ सूप 2/3 देना या 1/2 हाँ देना, हाँ उस हाँ, तरीके। एकदम। हम तो मैथमेटिकल सिविलाइजेशन है ना, तो हम एकदम फ्रैक्शनल सूप ऑर्डर करते हैं। हाँ। तो बाई तो और बाई 2 का एक और मतलब भी निकलता है। बाई 2 इंटरेस्टिंग वर्ड है कि हम ये वाला जो हमारा पुलियाबाजी का स्टाइल है, इसमें सिर्फ हम दोनों हैं, गेस्ट नहीं है। तो ये बाई 2 पीपल है। हाँ। तो इसमें ऐसे एक पन पन है, पन हाँ। है। ये तो तुम्हें पता है पन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, नहीं पता क्या है? मेरे को डिक्शनरी देखनी पड़ी। ऐसे श्लेष अलंकार बोलते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन देखो अलंकार हम भूल गया हम मैं आम सौरभ। बोलचाल की भाषा में, लेकिन क्या बोलेंगे आम बोलचाल की भाषा में? देखो उसके लिए भी अंग्रेजी के ही हम लफ्ज यूज करते हैं। हम बोलते हैं ये डबल मीनिंग वाला है। हाँ, हाँ। ठीक पर है। वही डबल मीनिंग का मतलब थोड़ा ऐसे एक गलत शब्द का हाँ मीनिंग आ निकलता हाँ, है वैसे क्योंकि हो जाता है। हिंदुस्तान में शायद पन का कल्चर उतना नहीं है, लेकिन डबल हम्म। मीनिंग हम यूज करते हैं। ये डबल मीनिंग वाला बोल रहा है, तो यूजली एक मीनिंग थोड़ा सा गंदा वाला रहेगा और एक अच्छा वाला रहेगा। तो ऐसे तो बोलते हैं डबल मीनिंग वाला रहेगा, हम्म। बट डबल मीनिंग जो है वो पन से ही रिलेटेड है। हम्म। तो वैसे बाई टू का, ये हमारा जो बाई टू सेगमेंट है, इसका एक और उद्देश्य है। जनरली हम लोग के जो रेगुलर पुलियाबाजी के एपिसोड है, वो हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि ऐसे विषय चुने जो 5-6 साल बाद भी प्रासंगिक रहे। तो जैसे हम लोगों का 3 साल पहले सबसे पहला एपिसोड था, ये एआई क्या है, वो हाँ, आज भी हर दिन कोई ना कोई सुनते रहता है। तो बिल्कुल। वो एक ऐसे एपिसोड की बैंक बनी है, 80 एपिसोड की, जो लोग शायद 3-4 साल बाद भी सुन पाएंगे। पर पुलियाबाजी बाई टू में हमारा अंदाज थोड़ा अलग रहेगा। हम लोग ऐसे विषय पकड़ेंगे जो आज की न्यूज में है, और उस पे हम लोग एक जल्दी से चर्चा करेंगे, जिससे कि लोगों को भी हम लोग कुछ एक इंसाइट्स दे पाए। बिल्कुल। तो ये बाई 2 मतलब प्रासंगिक भी है, तो एपिसोड का साइज शायद आधा रहेगा बाई 2। ये बाई 2 पीपल रहेगा। और इसमें हम ऑडियंस के क्वेश्चंस भी लेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, लेकिन ट्विटर पे या फिर ईमेल पे इंटरेक्ट करते हैं। पर ये भी एक हम चीज शुरू कर रहे हैं कि जो हमको क्वेश्चंस आते हैं वो हम सबके साथ साझा करें। हम्म। हम्म। बिल्कुल। तो आज हम लोग 2 सवाल भी डिस्कस करेंगे, हमारे ऑडियंस ने जो भेजे हैं। तो शुरुआत करते हैं सौरभ, आज का विषय क्या हो। तो मैं सोच रहा था, हमारा जो एक पिछला एपिसोड था जिसमें हम लोगों ने कृषि कानून पर चर्चा की थी, तो उस एपिसोड पर काफी चर्चा हुई थी। काफी फीडबैक मिला हमें अपने लिसनर्स से। तो कुछ लोगों को तो वो एपिसोड काफी पसंद आया। उन्होंने कहा कि एक अलग व्यू पॉइंट मिला उन्हें। लेकिन हम्म, कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई कि हम लोगों ने एक ही पक्ष रखा, और हम्म, जो प्रोटेस्ट हो रही है, जो आंदोलन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसका हम लोगों ने अच्छे से विश्लेषण नहीं किया। तो हम्म, मैंने सोचा कि इसी पर एक और चर्चा तो बनती है, और इसलिए भी क्योंकि आप कृषि क्षेत्र से थोड़े रिलेटेड हैं, आपको हम्म, थोड़ा और भी पता है इसके बारे में। तो हम्म। बाई टू की शुरुआत श्री गणेश इसी एपिसोड से करते हैं। बड़ा मुद्दा भी है आज की तारीख में तो। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। और इसमें मतलब अगेन कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं पैसा लुटाने की। हाँ, तो ठीक है। तो एकदम डीप डाइव शुरू करते हैं सौरभ, ठीक हम्म, है।
बोलिए। तो सबसे पहले तो मैं ही आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे हम लोग आलोचनाओं पर आ जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से चार तरह की आलोचनाएं मुझे लगी इस पूरे प्रसंग में जो चल रही है, ठीक है। तो मुझे कहिए कि आप किस आलोचना से ज्यादा सहमति रखते हैं, आपको लगता है इसमें तो दम है, ठीक है। हम्म, तो एक जैसे मुख्य आलोचना रही है कि जो समय संबंधित है, हाँ, तो जैसे लोग कह रहे हैं कि ये ठीक समय नहीं है इस टाइप का रिफॉर्म करने का, क्योंकि कोविड 19 हुआ है और लोगों को काफी ऑलरेडी टेंशन है। तो अगर आप कहेंगे कि उनको ऐसा थोड़ा लगे भी कि एमएसपी या ये जो सेलिंग प्राइस है, ये अगर सरकार आगे भी अगर निकाल दे, अभी तो कुछ कहा नहीं है लॉज में, लेकिन उनको ऐसी भनक भी लग जाए तो डर आ जाएगा। तो शायद एक आलोचना ये है कि ये समय ठीक नहीं है, ठीक है। ठीक दूसरी है। आलोचना रही है प्रक्रिया संबंधित, मतलब कि जैसे पहले ऑर्डिनेंस लाया गया और फिर ये इसको लॉ भी बना दिया गया बहुत जल्दी। तो काफी लोगों ने लिखा है कि संसद में और विचार विमर्श की जरूरत थी, तो ये प्रक्रिया ठीक से फॉलो नहीं की गई। ये एक दूसरी आलोचना है। तीसरी ठीक है। आलोचना है नियत संबंधित, मतलब इसमें तो वो लोग बोल रहे हैं जैसे कि बैड फेथ में किया गया है, कि जैसे कि बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और कृषकों का मतलब उनको एकदम मोहताज कर देगी, इसीलिए ये कानून नहीं लाने चाहिए। तो ये तीसरी आलोचना है। और चौथी आलोचना है कि ये अनावश्यक है, मतलब ये कह रहा है कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, जो 3 लॉज लाए हैं, मार्केट रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिलेटेड और एसेंशियल कमोडिटीज रिलेटेड, इन तीनों का तो बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम शायद और कहीं है। तो ये ऐसे मुझे लगे चार टाइप की आलोचना है। आपको लगता है पहले तो कि ये चार ही है कि और एक पांचवी कैटेगरी भी है? नहीं, आई थिंक तुमने अच्छा समरी किया है। मतलब आलोचनाओं में तो खैर मेरे ख्याल से और भी आलोचनाएं हैं, जैसे ये मैं बोलूंगा ये अच्छी वाली आलोचनाएं तुमने पकड़ी हैं। हाँ। ठीक है। तो अगर सिर्फ अपोज करने वाले लोगों का पक्ष देखें तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई उल्टा एमएसपी और बढ़ा देना चाहिए या उसकी लीगल गारंटी दे देनी चाहिए। मतलब ये रिफॉर्म नहीं है। हम्म। अगर हम्म। रिफॉर्म करना था तो ये रिफॉर्म करना चाहिए कि आज की डेट में एमएसपी सिर्फ 10-20% लोगों को मिलता है, और ज्यादा को क्यों नहीं मिल रहा है हम्म। ना। हम्म। तो आलोचनाओं की तो ऐसे कोई कमी नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी छोड़ो, लोगों को एक इनकम गारंटी दे देनी चाहिए हर फार्मर को, ताकि हम्म। वो पैसा उनको मिलता रहे और फिर वो अपने मन से जो उगाना चाहे, एनीवे अन्नदाता है तो अपनी श्रद्धा से प्रसाद बांट सकते हैं लोगों में, है ना। हाँ। तो उनको हम फिक्स्ड इनकम हमको दे देनी चाहिए बिना किसी काम के भी। तो हम्म। ये भी एक आलोचनाओं की ऐसा कोई कमी नहीं है, पर मेरे को लगता है जो तुमने चार चूज करी हैं आलोचनाएं, ये रीजनेबल आलोचनाएं हैं हम्म। सारी। हम्म। अब मेरे को लगता है ठीक है। सब में थोड़ा थोड़ा सच है, और उनको एक एक करके हम ले सकते हैं। आई मीन विदाउट एनी ऑर्डर अगर देखा जाए तो, जैसे जो डिस्कशन, काफी लोग कह रहे हैं डिस्कशन तो इतने सालों से हो रहा था, लेकिन एक जो सिंपल चीज होती है कि एक बिल का आजकल एक स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया है कि कोई भी मेजर बिल होता है तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता ही है। हम्म। और उसकी वजह से काफी बार एक कंसेंसस बन जाता है कि अगर कोई त्रुटि है, कोई छोटी मोटी आई मीन प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अक्सर स्टैंडिंग कमेटी में, काफी स्टैंडिंग कमेटी प्रोसेस इंडिया का बहुत अच्छा है। हम्म। वो मल्टी पार्टी है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ऐसा बाई पार्टीजन नहीं होता। लोग काफी अच्छे तरह से उसमें आइडियाज देते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो हम्म। लोग उसमें ऐसा परफॉर्मेटिव एक्ट नहीं करते हैं कि हम्म। सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए हल्ला नारेबाजी वगैरह हो रही है। वहां पे सही में लोग दिमाग लगा करके अच्छी सजेशंस देने की ट्राई करते हैं। हम्म। तो यहाँ पे हमने नहीं किया। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये लोग भूल जाते हैं कि कुछ आइडियाज भले ही अच्छे भी हों, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो इम्प्लीमेंटेशन की होती हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। तो ये एक चीज है। और लास्ट वाला जो चीज है, जो आई मीन उसको भी पहले ले सकते हैं कि ये चीज की जरूरत ही थी क्या। हम्म। मुझे तो लगता है कि इस तरीके की रिफॉर्म की जरूरत तो है, हम्म। लेकिन क्या यही रिफॉर्म है? मतलब फाइनली अब एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, वो भी देखना चाहिए ना। ऐसा नहीं कह सकते कि बस कुछ करना है तो कुछ कर दो, हम्म। 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 है ना। आई मीन हमें कुछ करना चाहिए, ये कुछ है तो ये कर देते हाँ, यस मिनिस्टर में कहता है सर हैं। हाँ हम्फ्री एप्पल भी। हाँ। हाँ बिल्कुल राइट, कि भाई वी हैव टू डू समथिंग, दिस इज समथिंग, तो अब मैं कर दिया। हम्म। तो एक हमेशा चीज होती है कि हम शायद अपनी जो चीजें हैं उनसे सीख नहीं रहे हैं हम्म। कि यही क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करने के लिए, अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना भी है तो। हम्म। और उस चीज पे अभी हम आते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है वो एक वैलिड सवाल है वो पूछने वाला कि हमको एग्रीकल्चर में रिफॉर्म तो चाहिए, पर यही इंपॉर्टेंट है और इसी को सबसे पहले करना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है।
पहला वाला क्या बोला था प्रणय तुमने? समय संबंधित कि समय अभी संबंधित, अभी हाँ नहीं करना था। हाँ। तो समय संबंधित मुझे लगता है कि समय अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो मैं बोलूंगा कि क्लेवर टाइम है। अगर एमएसपी नहीं कम कर रहे हो तो अगर आपको लगता है कि अभी कोविड के टाइम पे आप शायद सरकार ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन दूसरी चीज है, लेकिन अगर आप ये इसीलिए कर रहे हो कि आप खर्चा अपना कम करना चाहते हो तो गलत टाइम है। क्योंकि यूजुअली जब इकोनॉमी डाउन हो तो सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। तो आप काउंटर साइक्लिकल रहना चाहते हैं ना, तो सरकार अपना जब इकोनॉमी बूम कर रही है तो सरकार को हाथ खींचना चाहिए, और अब जब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो सरकार को हाथ खुला करना चाहिए। तो वो उस सेंस में आप बोल सकते हैं कि अगर इसमें कहीं पे भी इसका रिजल्ट ऐसा निकलेगा कि सरकार अपना पैसा बचाएगी, तो ये बचाने का समय तो है नहीं। तो ये मेरे ख्याल से मैं उस मामले में बोलूंगा कि उस मामले में देखा जाए तो गलत समय है। और लेकिन अगर ये आप इस तरह से देखना चाहते हैं कि प्रोटेस्ट वगैरह आप हैंडल करना कोविड के टाइम पे शायद इजी हो, तो शायद ये क्लेवर समय था। और ये भी है कि अभी क्राइसिस है तो अभी एक मोमेंटम है कि कुछ तो करना है, नहीं तो ये सब चीजें तो रिफॉर्म हमेशा पेनफुल होता है। हाँ, कोई पेनफुल काम करना है तो यूजुअली जब आप मुसीबत के समय पे आपको यूजुअली ज्यादा सहानुभूति मिल सकती है पेनफुल रिफॉर्म करने के लिए ना, तो समय में मेरे ख्याल से दोनों आर्गुमेंट लग सकते हैं मेरे हिसाब से। समय में मैं ऐसा नहीं कहूंगा। और एक सेकंड वाला क्या था? चौथा तीसरा था कि बैड फेथ आर्गुमेंट, मतलब कि नियत ही खराब है। नियत ही खराब है यार, नियत तो बड़ा मुश्किल है एट्रीब्यूट करना। मैं बोलूंगा इस सब में शायद ये सबसे वीक आर्गुमेंट है। और जो लोग नियत ढूंढ रहे हैं उन्होंने ऐसे अजीब, अब जैसे आई मीन ये सब वैसे बदमाशी कंपनी है बड़ी बड़ी, लेकिन अब जाके जियो के टावर लोगों ने तोड़ने शुरू कर दिए वगैरह, तो इससे क्या फायदा है? नहीं, तो ये मुझे लगता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी कंपनियां बदमाश नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस नियत से किया है। और सिर्फ नियत ढूंढने जाओ तो आप हर चीज में ढूंढ ही सकते हो। तो मेरे को ये वो सबसे मेरे ख्याल से वीक आर्गुमेंट है नियत वाला। मेरे ख्याल से आप बोल सकते हैं कि गलत तरह से किया गया है। मेरे को मैं उस कैंप में हुआ, तो मैं ट्विटर पे बोल रहा था कि यहाँ कुछ ऐसा गलत हुआ है, तो हमारे एक लिसनर ने मुझे बोला आप ये एपिसोड सुनिए पुलियाबाजी का। आप क्या बोल रहे हैं? तो आपको थोड़ी अकल आएगी कि ये क्यों करना चाहिए था वगैरह वगैरह। आपको ही बोल दिया कि आप पुलियाबाजी सुन लीजिए। वेरी गुड। हाँ, तो हाँ, तो ये है ऐसा अभी, मतलब पर अगर देखा जाए तो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो मैं एक दो चीज बोलूंगा कि एक तो लोगों ने बहुत चीजें मिक्स कर रखी हैं अपनी लाइफ में। इवन हमारे जो गेस्ट भी थे हमारे एपिसोड में, उन्होंने भी बहुत कुछ मिक्स किया था। हाँ, और मैंने कुछ कुछ जगह पे प्रोटेस्ट किया, लेकिन गेस्ट हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम उनको बुलाते हैं ताकि वो अपना पक्ष ठीक से रख सके। लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी जगह पे उनकी त्रुटियां हमने कोशिश की थी कि हम उनको जाहिर करें। जैसे उनके दिमाग में काफी था कि पूरे हिंदुस्तान में लॉज बहुत ही सिमिलर हैं, जो कि यथार्थ नहीं है। और मुझे लगता है शायद पहले रहे होंगे, जैसे मुझे पहले का नहीं पता। और उनके मैं देख रहा था कि एग्जाम्पल सारे 1990s के बहुत सारे थे, तो वो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल। और पिछले ऐसा नहीं है कि 15-20 साल में फर्क नहीं आया। और फर्क ऐसे आता है जैसे कर्नाटका में तो हाल ही हाल, मतलब 4 महीने पहले उन्होंने सारी रिस्ट्रिक्शन प्रैक्टिकली हटा दी एग्रीकल्चर लैंड खरीदने बेचने की। नॉन इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड कोई भी खरीद सकता है कर्नाटक में ऐसा। हाँ, इरिगेटेड में अभी भी उन्होंने रखा हुआ है। और हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा नॉन इरिगेटेड लैंड है, बाय द वे 50 के 70% नॉन इरिगेटेड होगा। हिंदुस्तान में इरिगेशन तो बहुत खराब है। तो नॉन इरिगेटेड लैंड अभी कर्नाटका में तो एटलीस्ट उन्होंने पूरा फ्री कर दिया, कोई भी खरीद सकता है। उससे पहले भी काफी स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में थी। अब मैं बिहार का बताऊंगा, वहां पे नहीं है रिस्ट्रिक्शन। तो इनफैक्ट मैंने लैंड यहाँ पे कर्नाटका में लैंड तो मैंने लिया ही ऐसे, क्योंकि मैंने खुद से नहीं लिया, पर मेरी वाइफ जो है उनकी फैमिली के पास एग्रीकल्चर लैंड थी बिहार में, तो शी वॉज ए एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन है कि भाई आप पहले से एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं, तो उनके पास थी। तो अदरवाइज मैं तो नहीं ले सकता था यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्नाटका में मुझे पता है हमारे इतने सारे दोस्त हैं जो कि तमिलनाडु में लैंड खरीदते हैं जाके, क्योंकि तमिलनाडु में वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये हमको पता है, ये हमारे खुद के जान पहचान में इतने सारे लोग हैं वगैरह, लेकिन हमारे गेस्ट जो हैं वो बिल्कुल मानने को रेडी नहीं थे कि ऐसा हो सकता है कि कहीं पर कोई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चर लैंड ले सकता है वगैरह। तो आई थिंक जबकि वो काफी बड़े नेता हैं इस स्पेस में, तो मुझे थोड़ी सी ये चीजें अजीब भी लगी कि आई मीन ये जो बेसिक आई थिंक चीजें हैं अलग अलग जगहों की, वो क्लियर नहीं थी उनको। तो आई थिंक ऐसा नहीं कि उस एपिसोड की आलोचना नहीं की जा सकती, हम खुद ही कर सकते हैं।
बिल्कुल। नहीं, तो सौरभ, क्योंकि आपने जमीन की बात की, पहले ही उसी पर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह रहे थे, हम लोग जब इसकी चर्चा कर रहे थे, कि जमीन अब प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी कृषि क्षेत्र में। तो ऐसा क्यों आप कहते हैं? क्योंकि ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है जो आपने कहा कि शायद अब सेल अलाउड है, हम्म। बट ये भी तो है ना कि जमीन छोटी से छोटी होती जा रही है, साइज काफी कम होता जा रहा है, तो उसको प्रॉफिटेबली एग्रीकल्चर करना इतनी छोटी जमीन पे संभव है ही नहीं। तो अब आपको लगता है कि जैसे क्योंकि अलाउड किया है, तो जैसे लोग सेल कर पाएंगे, या फिर ऐसा ऑलरेडी हो रहा है क्या कि जैसे 5-6 फार्मर मिल करके बेच देंगे किसी बड़े लैंड ओनर को या किसी आप जैसे इंसान को, और वो लोग एग्रीकल्चर कर पाएंगे? तो इसमें मैं एक दो चीजें बोलूंगा प्रणय। ये भी हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक ना कि अंबेडकर ने अपने पुराने जमाने में अंबेडकर ने बोला था कि हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, तो ये बड़ा रीजन है हम्म करने का। हम्म। लेकिन हम अगर सिमिलर लैंड होल्डिंग वाली दूसरी कंट्रीज को भी देखें तो वहां पे भी प्रोडक्टिविटी हमसे ज्यादा, हम्म। ठीक है। हम्म। तो ऐसा नहीं है हम्म। कि एक ही तरीका है और हम जो है एक ही तरीके को बस पकड़ लिया हमने। ये इस तरह से कि पॉपुलेशन ज्यादा होने से गरीब हो जाते हैं ना, एक हम लोगों ने पकड़ के रखा है। हाँ भाई, पॉपुलेशन ज्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकती है, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है आप मतलब इसके आप लकीर के फकीर हो जाइए अभी, ठीक है। मैं तो बिलीव ही नहीं करता कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। और इसी तरह से मैं बोलता हूं कि ये लैंड वाले चीज में भी, लैंड में ऑब्वियसली इकोनॉमी ऑफ स्केल हर बिजनेस में होती है, लेकिन ये मानना कि अगर लैंड होल्डिंग छोटी है तो आप प्रॉफिटेबली एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ये आज की डेट में मैं बोलूंगा कि रूट कॉज कैपिटल है। छोटे लैंड में आपको ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर इनफैक्ट करना पड़ता है, ओके, और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे आप अगर ग्रीन हाउस लगा के करेंगे तो ग्रीन हाउस का काफी खर्चा आता है, लगभग 25-30 लाख रुपए एकड़ का खर्चा आएगा। सरकार ने बड़ी सब्सिडी वगैरह सब दी है इस काम के लिए। लेकिन आप अगर वो करेंगे तो आप आधा एकड़ 1 एकड़ में पॉली हाउस वगैरह लगा करके बहुत जबरदस्त प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेयरी और इस टाइप की चीजें मिक्स करके करते हैं तो भी तो और हिंदुस्तान उन चीजों में मूव कर भी रहा है ना। तो हम हमेशा सिर्फ यही सोचें कि हम कंपेयर करना चाहते हैं सिर्फ यूएस, कनाडा, ब्राजील वगैरह से, जहां पे, या ऑस्ट्रेलिया से जहां पे 100-100 एकड़ के फार्म हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है, तो वहां एवरेज ऑब्वियसली ज्यादा है। लेकिन क्या हमको लगता है कि कोई भी रिफॉर्म इंडिया में हमको सीधे 1-1.5 एकड़ से 100 एकड़ के फार्मों पे ले जाएगा क्या? नहीं, नहीं, तो वो होने तो वाला नहीं। नहीं है ना। हाँ, तो हमको थोड़ा अपनी सिचुएशन खुद से सोचनी चाहिए ना। और हिंदुस्तान में ही पहले तो हमको देखना चाहिए कि अलग अलग राज्यों में कुछ फार्मर्स हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, कुछ जो है जो कम कमाते हैं। क्या सिर्फ लैंड होल्डिंग अकेला रीजन है इस चीज का? बिल्कुल ऐसा नहीं। तो नहीं है ना। हाँ, चाइना में भी एवरेज लैंड होल्डिंग जो है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो लोग भी हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं एग्रीकल्चर में। क्यों कमाते हैं? ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि एक तो ये वाली जो चीज है ये थोड़ी गड़बड़ है। दूसरी ये चीज है कि हिंदुस्तान में काफी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अननेसेसरी बॉटलनेक्स वगैरह होते हैं। अब जैसे लीज कर सकते हैं आप फार्मलैंड, वो आज की डेट में भी अलाउड है, मना नहीं है। और इंडिया में समहाउ एक चीज है, बाय द वे, लैंड प्राइसेस काफी हाई हैं। जो भी रीजंस हैं, लैंड प्राइसेस हाई हैं, ठीक है। तो खरीदना वैसे भी मुश्किल होता है, लेकिन लीज सस्ती है क्योंकि लोग ओनरशिप नहीं छोड़ना चाहते हैं वेरियस रीजन से, या फिर इतने सारे रेगुलेटरी हर्डल हैं जिसकी वजह से वो बेच नहीं सकते, तो उसकी वजह से लैंड प्राइस तो हाई हो जाती है। लेकिन लीज करना तो अलाउड है आज की डेट में भी, ओके। तो आप लीज कर सकते हैं ना। अब लीज करने के यही होता है प्रॉब्लम कि लीज करके आप शायद वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि लीज वाली लैंड है। हाँ। आप कैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे? तो लेकिन इन चीजों के तरीके हैं मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें नहीं की जा सकती, और ये सब चीजें बहुत ही लोकल लेवल पे सॉल्व की जा सकती। फिर आगे चीज ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन वगैरह बनाने की, तो लोग बोलते हैं ऐसे लीगल फ्रेमवर्क नहीं है वगैरह इन चीजों के। और सडनली लोग बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरी भी दिखा रहे हैं कि अभी बना है, तो देखो फूड प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने, उन्होंने सोयाबीन, हमारे एपिसोड में भी उन्होंने सोयाबीन के एग्जांपल दिए थे, तो मैंने बाद में चेक किया, तो मतलब कुछ ऐसे नंबर थे कि वो एसोसिएशन वगैरह आई होगी और उसका इतना मेरे ख्याल से पीआर वगैरह बना दिया है। कुछ मेरे ख्याल से 1% प्रोडक्शन एसोसिएशन के थ्रू आई होगी, एफपीओ के। 99% अभी दूसरी तरफ ही है ना। हाँ, तो फिर हम बस ये बोले कि नहीं, ये 1% देखो आ गया तो इसके लिए ये लॉ अच्छा ही है। वो, लेकिन खैर वो एफपीओ वाला जो लॉ है उससे किसी दूसरे को नुकसान भी नहीं है, तो मैं बोलूंगा अगर डाल दिया तो अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है ना।
तो ये एक दो जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि एक तो शायद पता नहीं ये चारों लॉ एक साथ करने की जरूरत भी थी कि नहीं थी, क्योंकि उसमें से 2-3 लॉ जो हैं वो शायद उसकी कोई भी उससे किसी को तकलीफ नहीं है, है ना। तो जैसे एसेंशियल कमोडिटी से निकाल रहे हो तो अच्छी बात है, कौन उसका अपोज कर रहा है? कोई ये तो नहीं बोल रहा एसेंशियल कमोडिटी में वापस डाल दो, इवन फार्मर्स की भी कोई ये मांग नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा लोगों को ये एपीएमसी वाली चीज से डर लग रहा है कि प्राइवेट एपीएमसी, उसमें 4 लॉ हैं, 4 में से एक लॉ के अलावा मतलब होंगी आलोचनाएं, पर सीरियस ऑब्जेक्शन लोग सिर्फ एपीएमसी की कर रहे हैं। और उसके चपेटे में ये बाकी छोटे मोटे प्रोसीजरल वाले भी आ गए, और वो इतने मेरे को लगता है बहुत उनका इंपॉर्टेंस हो सकता है कि एक और की वैसे आलोचना है, जो दूसरी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उन्होंने डीएम को आर्बिट्रेटर बना दिया। और वो तो मुझे लगता है थोड़ा एक मैं बोलूंगा कि लोगों के लीगल हक के खिलाफ है ना। क्यों सरकार तय करेगी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते? उन्होंने बेसिकली बोला है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 पार्टीज, जैसे हम ऐसा करते हैं, जैसे मैं कंपनी चलाता हूं तो कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, डिस्प्यूट होगा ना तो हम आर्बिट्रेशन करेंगे। तो इंडिया एक आर्बिट्रेशन एक्ट है इंडिया में, और आप बोल सकते हैं कि भाई अगर डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी में तो बहुत टाइम लगता है। दोनों पार्टी खुद से बोल देती हैं कि ये हम आर्बिट्रेशन में जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो आप फार्मर्स को डिसाइड करने दीजिए कि हम आर्बिट्रेशन करेंगे, ये लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि आप आर्बिट्रेशन में आप फोर्स्ड आर्बिट्रेशन कैसे करवा सकते हो, और वो भी आर्बिट्रेशन भी आप सिर्फ डीएम करेगा। एक डीएम कितना कुछ करेगा भाई। हाँ वही तो, डीएम मतलब तो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। हाँ, एक डीएम कैसे आर्बिट्रेशन कर सकता है? तो जब हम आर्बिट्रेशन एक्ट के अंडर में जाते हैं तो प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर, कोई भी प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर जो है वो आर्बिट्रेशन कर सकता है। तो एनीवे आप बोल रहे हैं कि भाई फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तो थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन टाइप एंटिटी है ना। तो ये मेरे को ठीक है समझ में आता है कि शायद लीगल थोड़ी सी हमारे यहाँ लैक्यूना थे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि प्रोग्रेस में हिंदुस्तान में क्या हर चीज लॉ के हिसाब से हो रही है। तो इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, पहले इम्प्लीमेंट होने तो दो, लॉ आज फिर बनाओ ना। आप 100 केस तो आने दो पहले डिस्प्यूट के, कि आप पहले से ये सोच के चल रहे हो कि डिस्प्यूट आएगा इसके लिए प्रॉब्लम होने वाली। कोई बहुत सारे केस आ गए हैं क्या डिस्प्यूट के लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है ना इंडिया में, पेप्सी कर रहा है, मैकडोनल्ड कर रहा है, और ऐसा नहीं लड़ाइयां हुई है, लोग कोर्ट में गए हैं। बीच में हम लोग, हमारे फार्म में भी आया था घरकिन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने के लिए, हमने थोड़ा घरकिन उगाया था, वो सीड दे के जाता था, हम उगाकर उसको घरकिन देते, ठीक है। तो ये सब चल रहा है ऐसा। कभी कभी लोग ऐसे बोल रहे थे कि आज तक तो एग्रीकल्चर में कुछ हो ही नहीं रहा था, अचानक से सब टमाटर, एक तो ये एपीएमसी का जो चीज है वो यूजुअली सिर्फ ग्रेन्स के लिए होती है, लेकिन सब लोगों को अपना आलू टमाटर याद आता रहता है, जो कि ऑलरेडी किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं। ठीक है, आलू और टमाटर तो आपको कोई नहीं बोलता कि आप बेच नहीं सकते ओपन मार्केट में या नहीं, उसकी हॉर्टिकल्चर की रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं। और पिछले शायद काफी सालों से, हो सकता है 90 दशक में रही होगी, तो मुझे पता नहीं, पर मैं जब से देख रहा हूं तब से तो नहीं, क्योंकि हम टमाटर बेचते हैं। तो सौरभ, थोड़ा मुझे इसमें ये भी लगता है कि हमारा एक स्पेशल कोर्ट मेंटालिटी है ना हमारे सिस्टम में, कि हर चीज के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना देंगे, क्योंकि मेन कोर्ट को तो हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल कोर्ट बना देंगे। हर चीज में ऐसा आता है। तो शायद वो मेंटालिटी यहाँ पर भी आ गई है कि उन लोगों ने सोचा होगा, देखो कोर्ट में इतने केस जाएंगे, वो तो होगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग एक पैरेलल सिस्टम बना देते हैं जिसमें डीएम रिजॉल्व कर देगा। पर उसके क्या कॉस्ट होंगे वो भी तो देखना है ना। हाँ, और वो कोई, मेरे को लगता नहीं है कि वो कोई जस्टिफाइबल चीज है ना। बिल्कुल है ना डीएम कॉम्पिटेंट है मेरे हिसाब से इस काम के लिए। ये थोड़ा सा पंचायती बना हो गया, चलो चलो थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो टाइप से हो जाएगा, है ना। तो ये तो मुझे लगता है गलत मेरे हिसाब से चीज है। और मुझे लगता है शायद जो हमारे एग्जिस्टिंग कानून है उनको हमको यूज करना चाहिए ना। क्यों फार्मर लोग कंपनी नहीं बना सकते? आप उनको कुछ अलग एनिमल ही बनाना चाहते हो क्या? हमारे यहाँ कंपनी नाम की चीज है ना इंडिया में। अब वो कंपनी बनाना आपने ऑलरेडी बहुत आसान भी कर दिया। अब तो एलएलसी वगैरह बहुत सस्ते में बनती है, पैसा भी ज्यादा नहीं लगता, कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत कम है, सब कुछ कम है। एलएलपी होती है ना इंडिया में आजकल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्यों फार्मर लोग नहीं? तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको एजुकेट करने की जरूरत है फार्मर्स को, कि भाई ये स्ट्रक्चर यूज कर लो। इंडिया में कोई लॉज की कमी थोड़ी है, एक और 4 नए लगा दो आप। एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क है उसमें भी फिट हो सकती हैं चीजें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑलरेडी बना सकते हैं वो,
अमूल वगैरह चल रही है ना इतनी बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव, तो क्यों आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों नहीं एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव की तरह काम कर सकती है? अमूल कैसे चल रही है इतने साल से? हर ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट में मिल्क कोऑपरेटिव्स काम करते हैं ना। तो ये और पर कोऑपरेटिव की अपनी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, मिल्क के अलावा हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है सक्सेसफुल कोऑपरेटिव के। हाँ नहीं, पर मैं ये कहूंगा कि इनमें से एक लॉ जैसे अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड है ना पहले, तो उसको अगर चेंज भी करना होगा तो आपको एक अमेंडमेंट एक्ट तो लाना वो पड़ेगा। ठीक बात, हाँ, पर नहीं, पर एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड क्या है बताओ मुझे। नहीं, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज में पहले वो मैं समझ गया, और मैं कहूंगा वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट शायद सबसे, इसलिए मैंने वो बोला कि वो शायद सबसे नॉन, उसको तो कोई उसका कोई अपोजिशन नहीं है ना। कौन उसको अपोज कर रहा है कि वो हटा दो? कोई अपोज नहीं कर रहा। फार्मर तो लास्ट आदमी है जो अपोज करेगा एसेंशियल कमोडिटी वाले, है ना। ठीक है, तो वो तो चाहते हैं कम रिस्ट्रिक्शन हो। इनफैक्ट तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कतें एग्रीकल्चर की अलग हैं, और हम अभी ये भी सोच रहे हैं कि ये कुछ रामबाण है कि ये लॉ, नए लॉ आने से सडनली क्या फार्मर्स की जिंदगी बदल जाएगी अचानक से। लोग कह रहे हैं ये तो 91 जैसा मोमेंट है। तो चलो, हमने तो 91 भी देखा था और हमने ये भी देख रहे हैं, तो अभी देख लेंगे। पर ये चीज और जगहों पे हो भी चुकी है ना। बिहार में एपीएमसी हटा चुके थे। बिहार के फार्मर क्या सडनली बहुत अमीर है बाकी फार्मर से? ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, पर ये भी है सौरभ, इन सब चीजों का मतलब जनरल इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए टाइम तो लगता है, तो सक्सेस भी बहुत जल्दी नहीं जज कर सकते हो। तो झूठी न्यूज होगी अगर कोई बोल रहा है कि एक साल में जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, अब 91 में रिफॉर्म्स हुए तो उसका रिजल्ट हम लोगों ने 15 साल बाद मिला ना, हमको 10 साल बाद। बिल्कुल समय सब चीजों में लगता ही है, पर इन वालों के लिए स्पेशली मैं बोलूंगा कि समय लग के जरूरी नहीं है कि अच्छा ही रिजल्ट मिले। हाँ, एक ये भी चीज है ना। पर एक्चुअली मैं ट्विटर वाले लोगों से तो आर्ग्यू नहीं करना चाहता जिन्होंने बोला है कि ये जिंदगी बदल देगा। पर जैसे नोटेड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट वगैरह लोगों ने भी बोला है कि ये बड़ी चीज है ना, जैसे हाँ, अशोक गुलाटी तो अशोक काफी गुलाटी फेवरेट ने, हैं उन्होंने भी बोला है। तो और मैं भी, हाँ, लेकिन सी ये अगेन वो उसी टाइप की चीज है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है लॉन्ग रन में, जैसा तुम बोल रहे हो राइट, कि लॉन्ग रन में फायदा दिखेगा। पर वो अभी बोल रहे हैं कि लॉन्ग रन में फायदा दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन मैं स्केप्टिकल हूं, और मैं बताऊंगा कि मैं क्यों स्केप्टिकल हूं। तो एपीएमसी का मैं बता सकता हूँ। हाँ, तो अभी शुरुआत करते हैं एपीएमसी पे। सौरभ, पहले तो एपीएमसी को थोड़ा बेहतर समझने की में मदद कीजिए ना। आप तो थोड़ा एपीएमसी में एंगेज कर चुके हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस है डील करने का, तो पहले वो सेटअप कर दीजिए, फिर हम लोग एपीएमसी में प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, मैं एक्चुअली आपको 2-3 तरीके बताता हूँ जैसे हम चीजें अपने फार्म से बेचते हैं। ओके, ठीक है, ताकि सब लोग समझ लें कि भैया हर चीज पॉसिबल है आज की दुनिया में। ठीक है, और मैं ये भी लिमिट कर दूं पहले कि मेरा पंजाब के फार्मर से कोई क्या कहते हैं ओवरलैप नहीं है, क्योंकि हम फूल और सब्जियां उगाते हैं और वो लोग उगाते हैं चावल और गेहूं। ठीक है, और ग्रेन एकदम अलग मैटर है, उस पर भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेन में एमएसपी, हमें तो कोई एमएसपी नहीं मिलती है। ठीक है, ग्रेन में एमएसपी मिलती है। हाँ, तो एटलीस्ट कर्नाटका में इवन क्योंकि मैं थोड़ा सफिस्टिकेटेड ग्रीन हाउस लगा के फूल उगाता हूँ, तो हमको इवन बिजली भी सब्सिडाइज नहीं मिलती है, बिजली भी इंडस्ट्रियल रेट पे मिलती है। ओह अच्छा, हाँ, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ठीक है, तो बिजली भी वो बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, ये इसके लिए सस्ते में नहीं मिलता है कुछ। हाँ, पानी इंडिया में पानी मिलता नहीं है ना, पानी बिजली से ही मिलता है ना। आप बोरवेल लगाओगे और तो बिजली से पानी मिलता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, इरिगेटेड लैंड तो है नहीं, पर आप बोरवेल लगा सकते हैं, तो बिजली आएगी तो आप पानी ऊपर से निकाल लेंगे। तो पानी का खर्चा इस बेसिक, बिजली का खर्चा पानी के लिए ही है प्राइमरीली, फार्म में और तो कोई खर्चा नहीं होता बिजली का। ठीक है, अच्छा, तो अब अलग अलग चीजों पे आ जाते हैं। तो एक तो हाँ, कई बार हम बेसिकली जैसे टमाटर है, हम कोलार की एपीएमसी में या यहाँ पे चिकबल्लापुर है, वहां की एपीएमसी में जाके बेचते हैं। तो एपीएमसी बेसिकली एक बड़ा सा यूजुअली यार्ड होता है। वहां पे आप अपना ट्रक व्रक ले जाते हैं और वहां पे जाकर के आप छोटी छोटी ऑक्शंस चलती रहती हैं। तो वहां पे एक बंदा खड़ा होगा और उसके आसपास आप देखोगे तो काफी प्रिमिटिव तरीका है। ऑक्शन भी बहुत थोड़ी सब ऑप्टिमल है एपीएमसी के अंदर, और बहुत ही गंदी वाहियात जगह होती है। ठीक है, सब मतलब इतना ज्यादा, मतलब बारिश हो तो कीचड़ विचड़ हो रहा होगा, मन खराब हो जाता है। कभी कभी बेचारे फार्मर जो हैं वो 200-300 किलोमीटर दूर से अगर आए होते हैं तो
मतलब वहीं पे साइड में सो रहे होते हैं, कभी कभी जमीन पर, कभी अगर वो अपने ट्रैक्टर वगैरह से कोई आया होता है तो उसी के ऊपर सो रहा होगा। यूजली ट्रैक्टर में तो कोई आता नहीं, लोग हमेशा एक जैसे कोई टाटा 407 या टाटा एस या कुछ ऐसा किराए पे लेकर के आएगा बंदा। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद भी ये सोचना कि मार्केट है तो उसके पास बड़ा कोई ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। यूजली छोटा फार्मर होगा, वो कुछ 400 300 400 किलो लेकर आएगा। अब उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोपोर्शन है वही इतना डिसेंट होता है कि आपके पास उस समय ये ऑप्शन नहीं है कि आप वापस चले जाएंगे। एक तो आप टमाटर लेके आए हैं तो एक दिन ऑलरेडी हो गया उसको धूप वूप में, खराब होने वाला है, तो उस समय आप प्रैक्टिकली एट द मर्सी ऑफ द बायर है। जब एक बार आप मार्केट पहुंच गए ना तो फिर क्या कहते हैं, मतलब आपका पूरा दिन का खर्चा वर्चा भी होगा वहां पे, आपने ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी दे दिया है, आपको वापस जाने, यूजली तो काफी लोग बेचारे ऐसे आते हैं जो कि आते हैं सब पैसे खत्म हो जाते हैं, अगर बिके नहीं तो वापस जाने के पैसे नहीं होते। ठीक है, काफी लोग ऐसे भी आते हैं। तो ये और इतना वेस्टेज दिखेगा ना वहां पे कि पूछो मत, इतना वेस्टेज, क्योंकि कोई मतलब बस वैसे ही जमीन पे रख दो और ऐसे एक थोड़ा घेरा बना दो, तो वो देखने में थोड़ा सा लगेगा भाई 100 किलो टमाटर डाला तो 2-4 इधर उधर निकल गए। आप टोटल काउंट करोगे तो कोई 3-4% का वेस्टेज तो आपको आंख से दिख रहा होगा। तो ये इस तरीके का है। और फिर आप वहां पे परसेंटेज देते हो, जो भी खरीदने वाला और बेचने वाला टिपिकली 3 से 4% आप देते हो। एक्चुअली ये मेरे को करेक्ट करना चाहिए, अक्सर क्योंकि सबको लगता है ना कि फार्मर को नहीं देना चाहिए, और ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का वो जो प्रिंसिपल है हमको देखना चाहिए। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि फार्मर को नहीं देना होता है, पूरा परसेंटेज बायर देगा। लेकिन फाइनली हमको पता है राइट, इकोनॉमिक्स में परसेंटेज जो भी हो वो टोटल आप ऐड करो, दोनों में बराबर डिवाइड हो जाता है रफली, डिपेंडिंग ऑन द बाइंग पावर एंड सेलिंग पावर। तो इस तरह से, लेकिन लगभग आप बोल सकते हो 5 से 6% का ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहता है। ठीक है, ऐसे सिस्टम है। तो ये एक टाइप का हमारा सेल है। दूसरा, एक हमने जब गुलाब की खेती एक बार करी थी, तो कर्नाटक का बैंगलोर एक्चुअली नंबर 1 है इंडिया में गुलाब में, और यहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड फ्लावर ऑक्शन हाउस है। और वहां तो मतलब जिसको कहेंगे, मैं आपको दूसरा एक्सट्रीम देता हूँ, और ये प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट सपोर्टेड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एकदम एम्स्टरडम का कॉपी करके ऑक्शन सेंटर बनाया है। ठीक है, जहां पे ऐसे डिजिटल ऑक्शन चलता है, सिंगल ऑक्शन फॉर एवरीथिंग। आपको जाना भी नहीं पड़ता, आप सिर्फ ट्रक से अपना सामान भेज दो, वो रिसीव करके कोल्ड रूम में रख देते हैं कि खराब नहीं हो, और खुद ही ग्रेड करके, आप ग्रेडिंग करके ही भेजते हैं, और फिर अगले दिन अलग अलग ग्रेड्स उसके ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, हर ग्रेड की अलग अलग ऑक्शन चलती रहती है रिवर्स काउंटडाउन मेथड से। और सारे के सारे फार्मर्स जो है, बायर्स जो है, टैबलेट लेके बैठे होते हैं, और टैबलेट पे ऑक्शन को वो खरीदते हैं रिवर्स काउंटडाउन ऑक्शन में। ठीक है, एकदम ऐसा देखिए सोफिस्टिकेटेड ऑक्शन भी इंडिया में होता है। ठीक है, तो ये भी हमने बेचा हुआ है, ऐसी जगह पे भी हम बेचते हैं कभी कभी। ठीक है, फिर आप देखोगे तो कुछ लोग हैं जो फार्म पे आके खरीद के ले जाते हैं। ठीक है, तो फार्म पे आते हैं, बोलते हैं कि ये प्राइस में दे दो, तो अपना ट्रांसपोर्ट भी बच जाता है। तो अगर हमको जनरली लगता है कि यही प्राइस चल रहा है, तो कोई आया तो उतने प्राइस पे हम दे देते हैं उसको। तो इसमें सौरभ एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि एपीएमसी तो में बेचना जरूरी नहीं है आपके जो क्रॉप्स है उनके लिए, है ना, तो फिर भी आप ऐसे 200-200 किलोमीटर दूर क्यों जा रहे हैं? कोलार तो बैंगलोर के ईस्ट में, आपका फार्म तो मैसूरू के पास है, तो इतनी दूर क्यों जा रहे हैं आप? क्योंकि सबसे अच्छी मार्केट वही है, सबसे ज्यादा बायर वहीं आते हैं। तो अब देखिए लोग, ये एक बहुत बड़ा सवाल लोग भूल जाते हैं कि भाई एपीएमसी जो है वो इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट्स एपीएमसी है। तो अगर आप एपीएमसी हटा देंगे तो आपको, तो अब मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया कि कभी कभी बायर फार्म पे आ जाता है, लेकिन वो मार्केट नहीं है ना। हाँ, वो तो मतलब सर्च कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, अब वो कितने लोगों के पास जाएगा? बिल्कुल, अब कितने, और एज ए फार्मर मैं भी कैसे डिसाइड करूं कि इसको मैं बेचूं कि नहीं बेचूं? तो एक मार्केट का एक अपना फायदा है ना, और ये अभी इसलिए चलता है कि चलो मार्केट प्राइस डिसाइड करती है, फिर हम उसके अंदर एपीएमसी है तो एक मार्केट प्राइस बन जाता है मार्केट में एटलीस्ट। तो या तो इंडिया में कोई बड़ा अच्छा फ्यूचर्स मार्केट हो, ये हो, तो वो भी प्राइस डिसाइड कर सकता है। ठीक है, फिर आप इंडिविजुअल्स को बोल सकते हैं भैया जो कल का फ्यूचर प्राइस है मैं उस पे उसके हिसाब से कुछ डिस्काउंटेड रेट तुमको दे दूंगा या कुछ, पर एक मार्केट की जरूरत है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी फार्मर के पास डायरेक्टली जाएगी, दैट इज नॉट कॉल्ड अ मार्केट। वो एक बायर और एक सेलर है, मार्केट में बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होने चाहिए। हाँ, लेकिन वो फिजिकल होने की जरूरत नहीं है, वो फिजिकल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में फिजिकल होने की जरूरत क्यों होती है?
क्योंकि सोफिस्टिकेशन कम है। एग्रीकल्चर प्राइस में एक प्रॉब्लम है डिलीवरी का, कि आपने अगर आप खूब अच्छी ग्रेडिंग कर रहे हो, आप बिना देखे सामान कैसे खरीदोगे? और ऐसा नहीं होता कि किसी चीज का सिर्फ एक ही दाम होता है। मतलब टमाटर में आपको हर क्वालिटी के टमाटर का अलग प्राइस मिलेगा ना। आपके टमाटर में हल्के से दाग है तो आपको कम प्राइस मिलेगा, आपका टमाटर गोली टमाटर है तो आपको उसका कम प्राइस मिलेगा, आपका टमाटर गोल प्रॉपर है तो उसका अलग मिलेगा, आपका वो खट्टा वाला टमाटर है तो उसका अलग प्राइस मिलेगा, आपका वो हाइब्रिड मीठा टमाटर है तो उसका अलग मिलेगा, है ना। तो ये सब चीजें तो कुछ चीजों के लिए फिजिकल मार्केट एटलीस्ट आज की डेट में जो हमारा सिचुएशन है इंडिया में जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बिना देखे आप डिसाइड नहीं कर सकते। और दूसरा, हिंदुस्तान में कोर्ट कचहरी का भी एक तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप एक तो बोलो कि मैं बिना देखे खरीद लूंगा, नहीं होगा तो पेनल्टी भरना, लेकिन ये आप कैसे करोगे? किसी को आप अकाउंटेबल तो रख ही नहीं सकते ना। तो हिंदुस्तान में आदमी कोशिश करता है, देखो जो दिख रहा है वो खरीद लो। वही एक्चुअली लो ट्रस्ट हो सोसाइटी में, तो उसका एक इम्प्लीकेशन तो ये ऐसे ही बिल्कुल, तो लो ट्रस्ट है, क्योंकि ट्रस्ट इन्फोर्सिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको कोर्ट बोलते हैं वो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग खराब है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोग काफी बार होते हैं लो ट्रस्ट का मतलब है कि लोग बेईमान है। अरे लोग हर जगह सेम होते हैं, लेकिन दूसरी जगहों पे उनको ईमानदार रखा जाता है। ठीक है, तो ट्रस्ट भी इंस्टीट्यूशन से आता है। हमारे यहाँ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन मिसिंग है ना। तो वो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन नहीं है तो क्या करेंगे? तो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे। तो इसके लिए ये एक जो चीज है, तो फिजिकल मार्केट जरूरी है। तो अभी आपको, तो अब जैसे हमारे यहाँ यशवंतपुर में एपीएमसी है जहां पे आलू सबसे ज्यादा बिकता है, जैसे बैंगलोर में। तो मैंने देखो बैंगलोर के आसपास ही आपको 4-5 एपीएमसी गिनाती है, ठीक है, जहां पे हम जाते वगैरह है। और फ्लावर मार्केट भी गिनाती है बैंगलोर में, एक जो मैंने सोफिस्टिकेटेड बोली, और एक और फ्लावर मार्केट है केआर मार्केट जिसको बोलते हैं। वहां पे आप जाओगे तो मतलब रो ही दोगे, ठीक है। मतलब मार्केट बोलने को क्या है कि सुबह सुबह बेसिकली जो सड़क है उसको मार्केट बना दिया, वहीं से बसेस जा रही हैं, कीचड़ जा रहा है, सामान गंदा, मतलब कोई डिग्निटी नहीं है बेचने की और खरीदने में। तो खड़े होके वहां पे बेची हैं चीजें, ठीक है, मतलब लगता है कि ये क्या है। मतलब एक जगह तक नहीं है कुछ बेचने की। तो अभी अब लोग इमेजिन कर रहे हैं कि सडनली आप एपीएमसी भी खत्म कर दोगे और ये नई मार्केटें कहां से चलेंगी? ये मतलब हम सड़कों पे बेचेंगे सामान क्या? ठीक है, या फिर सब लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सबके बस फार्मर के तो डोर स्टेप पे आकर कोई खरीदने वाला है, फिर उसको मार्केट आप बोलेंगे। तो मार्केट अगर फिक्स करनी है मेरे हिसाब से, तो मार्केट फिक्स करने के लिए एपीएमसी को रिफॉर्म कीजिए, एपीएमसी को खत्म मत कीजिए या वीकन मत कीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान में एक तो लैंड इज अ बिग प्रॉब्लम, लैंड एक्विजिशन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑलरेडी एपीएमसी के लिए इतना बड़ा बड़ा लैंड हर जगह पर है जहां पे ये मार्केट्स ऑपरेट करती हैं। उनको आपको मॉडर्नाइज करना चाहिए कि आपको उन एपीएमसी को आप बोलेंगे, और लोग बोल रहे हैं, मैं तो एक्चुअली बोलता हूं कि आप प्राइवेट एपीएमसी कोई एक एग्जांपल मुझे दिखाए ना, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एपीएमसी के मुकाबले की प्राइवेट सेक्टर एपीएमसी कहीं किसी ने बनाई हो। पर ये कह सकते हैं सौरभ, उसके लिए वही ना कि जैसा हम लोगों ने उस एपिसोड में डिस्कस भी किया था कि एपीएमसी में बहुत गुंडागर्दी भी होती है। तो अगर कोई प्राइवेट वाला खरीदे तो फिर वो लोग बोल सकते हैं ना कि तुम लास्ट टाइम वहां पर गए थे, अभी तुम लोगों को नुकसान हुआ। तो वो तो पॉलिटिक्स चलता है वहां पे बहुत कुछ। हाँ, तो लेकिन यही तो चीज है। तो हमको फिर पॉलिटिक्स फिक्स करना है कि क्या फिक्स करना है? तो ये क्या पॉलिटिक्स फिक्स करने का ये तरीका है? तो प्राइवेट एपीएमसी में गुंडागर्दी क्यों नहीं हो सकती, ये मुझे बताओ। अगर गुंडों को बदमाशी करनी है और वो लोग इतने पावरफुल हैं, जो कि हैं, तुम ठीक बोल रहे हो, ठीक है, और हर जगह ये प्रॉब्लम है थोड़ी प्राइस फिक्सिंग वगैरह की। हाँ, नहीं, मुझे लगता है जैसे इन पॉपुलर इमेजिनेशन, और जैसे फॉर मी, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ऐसा लगता है कि बहुत सारे मार्केट्स होंगे, बहुत सारे मार्केट्स होंगे तो कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली गुंडागर्दी पे कंट्रोल रहेगा। ये अजम्पशन है, लेकिन शायद आप ये कह रहे हैं कि इतने सारे मार्केट पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मतलब और एक और भी चीज है, जैसे जिस गांव में हमारा वो है, वहां पर एक लोकल फूल है कर्नाटका का, कनकांबरा जिसको बोलते हैं, पॉपुलर है, तमिलनाडु वगैरह में भी पॉपुलर है। तो कनकांबरा की मंडी, एक प्राइवेट मंडी हमारे गांव में, ये प्राइवेट मंडी है। अच्छा, ठीक है, तो प्राइवेट मंडी का भी अब एग्जांपल दे दूं मैं आपको। हाँ, तो ये प्राइवेट मंडी है और वहां पर अगेन हम कमीशन देते हैं क्योंकि बेचने खरीदने वाले लोग वहां पे रहते हैं।
और वहां पे हम फूल लेके जाते हैं और क्या कहते हैं वहां से लोग खरीद करके बड़ी मार्केट ले जाते हैं, बैंगलोर टिपिकली। हाँ, तो हम तो ऐसे 10-20 किलो वहां पे खूब सारे फार्मर्स उगाते हैं जो कि ऐसे 1-1, 2-2 किलो, 10 किलो, 5 किलो फूल जाके वहां बेचेंगे। फिर जो वहां के बायर्स होंगे वो एक ट्रक लोड 300-400 किलो का भर के बड़ी मार्केट लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये एक टिपिकल ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हिसाब से एकदम मतलब अच्छी मार्केट ही है। 2 मिडिल मैन है, लेकिन किसी भी एक फार्मर को यूजफुल नहीं है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बियर करना बैंगलोर तक का। अब वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे एक बार बाहर से बायर्स आ गए तो प्राइसेस खूब बढ़ गए क्योंकि ज्यादा बायर हो गए। फिर वहां के जो लोकल बायर थे उन लोगों ने उन सबकी पिटाई करके उनको भगा दिया। ठीक है, ताकि अब आप आगे से आप मत आइएगा। बाप रे, अच्छा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइस पूरी फिक्स रहती है। उस एक वो कहते हैं हम आपस में compete करेंगे और ज्यादा लोगों को नहीं आने देंगे। ठीक है, तो गुंडागर्दी तो है हर जगह, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रूल ऑफ लॉ या कुछ कि वो जो नए बायर थे उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन करी। वहां एक सर्कल इंस्पेक्टर है 300 गांव के लिए, क्या कर लेगा वो। ठीक है, तो हिंदुस्तान में ये सब तो कुछ है नहीं, तो वो जो नए बायर थे उन लोगों को जाना पड़ा। ये सब हम देखते रहते हैं अपनी आंखों से रोज। तो अब ये बताइए कि ये एज ए फार्मर मेरा ये सिचुएशन इस कौन से लॉ से इंप्रूव होने वाला। हाँ, मैंने जो आपको सारी एग्जांपल डिस्क्राइब करी, मेरे को, मैं एक चीज सोचा था, मैं तो एक इंटरेस्टेड पार्टी हूं। अगर फार्म में कुछ रिफॉर्म हो तो मैं सीधे बोलूंगा अरे इससे मुझे, जैसे इनकम टैक्स में कुछ चेंज होता है तो आप सैलरी में बता सकते हो ना, अरे ये मेरा इतना पैसा बढ़ने वाला, इतना कम होने वाला। करेक्ट। तो मैं अपने फार्म पे, मेरे को ये 4 लॉ हैं, इनमें से मुझे कोई तो फर्क पड़ना चाहिए था। क्या मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है इन किसी भी लॉ से, किसी से नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं कि हर एक को, लेकिन अब आ जाते हैं पंजाब वगैरह के फार्मर्स पे, क्योंकि जो लोग चावल और गेहूं उगाते हैं उनको, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, और वहां पे तो मेरे ख्याल से शायद आप सवाल पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट ही अगर प्रोक्योर कर रही है तो आपको मार्केट जो है वो करती क्या है बीच में वगैरह, मतलब वहां पे बहुत सवाल है। और पंजाब के फार्मर्स का मेरे ख्याल से मुद्दा ही अलग है। वो लोग कहते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट से हमारा बार्गेन है कि भैया हम लोगों ने सबने ये काम इसलिए चालू किया क्योंकि सरकार ने हमको बोला कि आपसे हम खरीदेंगे, अब अचानक से तुम बोल रहे हो नहीं खरीदेंगे, ये कैसे होगा। तो इसका तो कोई रिफॉर्म से ताल्लुक ही नहीं है ना, कि आप कुछ मत बदलो। एक तरह से मैं आपका, मतलब सरकार ने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर रखा है वहां के फार्मर्स का कि आप प्रैक्टिकली हमारे लिए काम करते हो। ये उस तरह से है कि कल को आप बैंक एम्प्लॉयज को निकालोगे तो वो हल्ला मचाते हैं ना, कि नहीं मचाते हैं। तो मैं तो ये पूरा फार्म प्रोटेस्ट उसी तरह से देखता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें कोई फार्मिंग का जो, और ये आर्गुमेंट आपके उस आर्गुमेंट्स में है नहीं जो आपने बोले, और ये बहुत कम लोग ये आर्गुमेंट निकाल के भी ला रहे हैं। भाई मेन मुद्दा यही है कि जिन फार्मर्स को आदत लगी हुई है इस पूरे सिस्टम की, और लोग ऐसा बोलेंगे ये बहुत अमीर है, इससे अमीर गरीब का क्या ताल्लुक है। जो बैंक ऑफिसर होते हैं वो क्या गरीब होते हैं जब वो प्रोटेस्ट करते हैं कि बैंक से हमको ना निकाला जाए। उन सबको वीआरएस दिया था ना 90s में। तो मुझे लगता है कि ये एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है। आप एक तरीके के जिसको कहते हैं क्वाजी एम्प्लॉइज हैं ये लोग। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट ना, मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है, तो कोई इंसान थोड़ी ना कंपेयर करेगा कि अरे देखो सिर्फ मुझको सब्सिडी मिल रही है और किसी और को नहीं। मैं अपनी सिचुएशन अपने पास्ट से कंपेयर करूंगा, और अपने पास्ट में सरकार मुझे हमेशा से मैं एक एम्प्लॉय हूं सरकार का, उस तरीके से है। बिल्कुल वैसा ही एक रिलेशनशिप है, और 1-2 दिन से नहीं है ना, आपने 50 साल से बनाया हुआ है। और आपने बनाया भी ऐसे टाइम पे था जब देश बहुत संकट में था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा एक इमोशनल प्रॉब्लम भी है इसमें, कि भाई आपने ये रिलेशनशिप तब बनाया जब आपको जरूरत थी। अब आपको लग रहा है कि ये जरूरत नहीं है, और वो ठीक बात है, अब जरूरत नहीं है क्योंकि गोदाम भरे जा रहे हैं, अब हमारे को सामान रखने को नहीं है। ठीक है, तो मार्केट तो ब्रोकन है। तो मैं मानता हूँ रिफॉर्म की तो बहुत जरूरत है क्योंकि मार्केट ब्रोकन है। तो आपका क्या रिफॉर्म है सौरभ? आपने बोला था कि जैसे एपीएमसी को पीएसयू बना देंगे तो कुछ हो सकता है, तो थोड़ा उसके ऊपर बताइए। वो अगर हो तो उससे मुझे फायदा होगा, मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, अगर वैसा हो, और मेरे ख्याल से और फार्मर्स को भी होगा, क्योंकि एपीएमसी इंप्रूव होगा तो सबका फायदा होता है। मेरे थोड़ा ये सोल्यूशन बताइए पहले, फायदे तो के सोल्यूशन मेरा हिसाब से ये सोल्यूशन है कि अभी एपीएमसी जो है ये लैंड सरकार ने दिया हुआ है, और वहां पे एक समिति बनी होती है, ओके, कमिटी, एपीएमसी इसलिए बोलते हैं ना। उसका लीगल स्ट्रक्चर भी बड़ा अजीब सा है, तो उसका इलेक्शन वगैरह होता है, वहां पे लोकल पॉलिटिशियन हैं भरे हुए,
तो मेरे हिसाब से हर एपीएमसी को कॉर्पोरेटाइज कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसको एक आप कंपनी बना दीजिए और सरकार को उसको हड़प लेना चाहिए इन लोगों से। ठीक है, तो ये अभी जो बेसिकली जो ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथ में है, ठीक है, सरकार भी एक अलग वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन वहां पे एटलीस्ट लोग रिटायर तो होंगे ना। ठीक है, ये तो नहीं होने वाला है कि जिन लोगों ने ले लिया वो जनरेशन आप हैं, फिर आपका बेटा उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। बेसिकली एक पीढ़ी दर पीढ़ी की वहां पे जो है दादागिरी बनी हुई है। तो आप कह रहे हैं जैसे बीएसएनएल है, सरकार द्वारा संचालित एक कंपनी है, उसका खुद का बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, सबको पता है, उस टाइप से एपीएमसी को बना दे। हाँ, और अब वैसा करेंगे तो फिर वो एपीएमसी आपस में compete भी करेंगी। आज की डेट में तो क्या है कि उनको वो ऐसा बोल दिया गया, तुम ये करो, तुम वो करो, प्रॉपर कंपनी की तरह चलेगी। तो इसमें मैं बोलूंगा जो रोज हमारा ऑक्शन हाउस है वो अच्छा है, वो कंपनी की तरह ही चलता है। कंपनी प्राइवेट है और वो पीएसयू भी नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा सपोर्टेड है कि लैंड फ्री में दे दिया जैसे। और यहाँ पे अगेन आपको देखना पड़ेगा, जो करंट लोग जिन्होंने हड़प के रखा हुआ है, आप उनको भूल तो नहीं सकते। मैं बोलूंगा उनको शेयर्स दे दो उस कंपनी। ठीक है, हमेशा आपको लूजर्स का ध्यान तो रखना पड़ेगा, वरना वो कभी बनने ही नहीं देंगे। तो आप और आप इसकी कंपनी बनाओगे तो सबके लिए वैल्यू अनलॉक होगी। आज की डेट में वहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना होता, इतना बड़ा मैदान है सिटी के बीच में। अरे भाई, अगर आप उसको मल्टी स्टोरीड बनाओगे, वहां पे सिर्फ कार पार्क का इतना आमदनी आएगी ना कि चांदी है चांदी। ठीक है, आज की डेट में तो पार्किंग नहीं है, आप और पार्किंग का कोई चार्ज भी नहीं करता क्योंकि पार्किंग है ही नहीं। मतलब वहां पे अगर आप उसको सिर्फ 3 मंजिला बना दो ना, कि ऊपर ऑफिसेज, क्या कहते हैं, नीचे कार पार्क, बीच में मंडी या समथिंग लाइक दैट, राइट, आप मतलब उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू अनलॉक कर सकते हो। सबका पैसा बनेगा, सबको पैसा बांट दो, और फाइनली किसानों के लिए बेटर फैसिलिटीज बन जाएंगी। भाई टॉयलेट तो लगा दो, कोई एपीएमसी में एक टॉयलेट नहीं होता ढंग का। ठीक है, एक कोई गेस्ट रूम नाम की चीज नहीं है कि भैया अगर 2 बजे सुबह किसान आ जाए तो 4 घंटे सो ले कहीं जाके। ठीक है, तो भाई एक किसानों की लाइफ तो आसान हो जाए। आप कार, अपना जो आपका ट्रक आता है, उसका ड्राइवर है, उसके खाने के लिए एक कोई जगह नहीं होती, तो उसके बाहर वो जो ढाबे होंगे वहां जाएगा, वो गंद जगह में खाने के लिए वगैरह। मतलब इतना आप उसको सबकी लाइफ भी बेटर कर सकते हैं और वैल्यू भी अनलॉक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो, और हर एपीएमसी में बता रहा हूं 1000 करोड़ की कंपनी बनेगी सीधा। एटलीस्ट बैंगलोर के अराउंड तो मैं 4 बोल रहा हूं, 4000 करोड़ की कंपनी निकल के आएंगी इमीडिएटली। ठीक है, सबका फायदा होगा, वैल्यू अनलॉक होगी, और फिर आप वहां पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बना सकते हैं, मॉडर्न हैंडलिंग बना सकते हैं, फोर्कलिफ्ट वगैरह कंपैटिबल, पैलेटाइजेशन कर सकते हैं। मतलब कितना कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोई। पर सौरभ, ये तो आप ये थोड़ा ज्यादा ही अपेक्षा नहीं रख रहे आप सरकार से? मतलब आप ये भी तो देखिए हमारे स्टेट कैपेसिटी क्या है। तो इसके लिए तो कैपेसिटी चाहिए ही नहीं ना। सरकार को बोलना है कि मैं प्राइवेट मैनेजमेंट को ऑक्शन कर दूंगा। वही तो, प्राइवेट एपीएमसी दे सकते हैं ना, मतलब। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ओनरशिप प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा वैसा मुद्दा हो जाता है। उसका मैनेजमेंट आप प्राइवेटाइज कर दो फॉर 5 ईयर 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, और सरकार को शेयर होल्डर बना दो। जो एग्जिस्टिंग समिति वाले हैं उन सबको शेयर होल्डर बना दो, जितने वहां ऑक्शन करने वाले उनको शेयर होल्डर बना दो। उसके बाद लिस्ट कर दो यार कंपनी को, थोड़े दिनों में आईपीओ होके सारे के सारे लोग चांदी बनाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब मेरे हिसाब से एकदम रखा वैल्यू अनलॉकिंग सोल्यूशन है एपीएमसी को सुधारने के लिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग प्राइवेट एपीएमसी कहां बनेगी भाई, ये एपीएमसी है, इसी को ठीक करो। तो अभी सरकार में मेरे बीच में देख रहा था, मोदी जी ने भी बोला कि भाई हम एपीएमसी में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए। अरे आप क्या कर लोगे और कितना पैसा डाल लोगे, पर आपको आता भी नहीं है करना। ये फाइनली इज अ रियल एस्टेट प्ले, कि वहां पे रियल एस्टेट को आप किस तरह से मैनेज करते हो, फैसिलिटी कैसे बनाते हो, और ये आई वुड से इसमें आपको स्किल भी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ ग्लोबल टेंडर बनाओ। फॉरेन कंट्रीज वगैरह में इतने लोग हैं जो कि फार्म यार्ड्स वगैरह बनाते हैं, मैनेज करते हैं। ये बहुत ही मॉडर्न चीज है करने के लिए, तो आप बहुत अच्छे तरह से कर सकते हो। वेस्टेज कम होगा, सबकी इनकम बढ़ेगी और खूब पैसा अनलॉक होगा। तो ये मेरा तो एपीएमसी के लिए ये सोल्यूशन होता। इंस्टेड ऑफ होपिंग, मैं बता रहा हूँ बैंगलोर के अराउंड तुम एक नई प्राइवेट एपीएमसी बना के दिखा दो तो मैं जानू भैया लैंड कहां से आएगा, पहले तो यही देखूं। अब हम लोग
एक दो साल बाद फिर से इस मुद्दे पे आएंगे और देखेंगे कि कुछ बदलाव हुआ या नहीं। हाँ, मतलब और मैं बोलूंगा कि ये 2-3 साल बाद, जी बिहार में मैं बताऊं ना, 10 साल हो चुके हैं ना, हम्म 10 साल में एक भी प्राइवेट एपीएमसी आई है क्या साइजेबल? हम्म यही छोटे छोटे, जैसे हमारे गांव के बगल में जो मंडी है वैसी मंडियां बन जाएंगी छोटी छोटी। हम्म, वो तो आज भी बनी हुई है, और हिंदुस्तान में सब लोग बना ही लेते हैं। हाँ आपको लगता है इलीगल है तो नहीं बनाएगा कोई क्या? हाँ कौन पूछने वाला है? कब से हाँ। ठीक है, तो ये तो बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन हो गया। होपफुली हमारे लिसनर्स को एक नया एंगल मिला होगा हम हमारे हाँ, उस एपिसोड से जुड़ा और हुआ। ये इंटू टू हो गया बाई टू की जगह आज। हाँ इंटू टू हो गया। तो हाँ क्षमा कीजिए, थोड़ा लंबा हो गया, पर बहुत दिलचस्प बातें बताई सौरभ ने, तो मुझे दावा है कि हमारे लिसनर्स को ये पसंद आएगा। तो अभी हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर जाते हैं दूसरे सेगमेंट में जहाँ पे हम लोग हमारे लिसनर्स के सवाल डिस्कस करेंगे। Hello, everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. If you're not following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. So, everybody, please do help us out with our survey if you haven't filled it out yet. It's on ivmpodcast.com/survey. This survey is really helpful for us. And, fill out the survey completely and we'll put you into a lucky draw and we will send you some IVM swag. And what a great week of episodes we had, and what an eventful week we had. Let me run through some of the episode highlights really quickly. On Pesa Vesa, Samir Nair of Applause Entertainment was on to discuss the web series Scam 1992. Great conversation with Anupam was had. Do check that out. Bhavish Sumaya of Hasbro was on Advertising is Dead. On Positively Unlimited, Chitna is starting a new series from A to Z. This week, Align. Do check that out. And on GabyCD, Farhad and Sunitra asked the question, what if they were straight? Interesting conversation. Definitely do check that out. I think you'll enjoy that. And one piece of news for you guys. Cyrus Says is now live on YouTube every weekday at 10 a.m. If you go to our IVM Podcast YouTube channel, you'll be able to catch us over there. And stay tuned for a lot more video content coming out in the next couple of weeks. And with that, let me get you back to your show. ठीक है सौरभ, तो हम लोग अब आ जाते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट में। हम लोगों ने वादा किया था कि बाई टू में हम लोग हमेशा हमारे लिसनर्स की भी कुछ जो सवाल हैं या विचार हैं उनको प्रस्तुत करेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईमेल पर लिसनर्स को बोला कि हमें एक सवाल भेजिए। मुझे तो लगा था एक दो सवाल आएंगे, हम लोगों को ही सवाल बनाने पड़ेंगे, लेकिन 10 सवाल आ गए, तो अनपेक्षित था। तो ठीक है, तो 10 सवाल तो नहीं ले पाएंगे, इंटू 20 हो जाएगा वो बाय 2 की बजाय। तो हम लोग 2 सवाल लेते हैं इस एपिसोड में, और बाकी जो भी सवाल हैं विश्वास दिलाते हैं कि सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले बाय 2 एपिसोड्स में, ठीक है। तो एक एपिसोड मैंने ये सवाल सिलेक्ट किया क्योंकि ये जुड़ा हुआ है प्रोटेस्ट से, ठीक है। तो ये एक सवाल था दिपिन वाधवा का, इंस्टाग्राम पे उन्होंने पूछा था। तो उन्होंने कहा कि इट सीम्स लाइक प्रोटेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंस देयर इज नो अदर वे टू प्रोवाइड फीडबैक टू द गवर्नमेंट। इज देयर अ प्रोसेस बिहाइंड हाउ टू प्रोटेस्ट एफिशिएंटली और अ मेथड टू मास प्रोटेस्ट? इस बारे में तो तुमने लिखा भी है पहले कभी प्रणय, तो ये सवाल का जवाब तुम दो ना। हाँ, तो सौरभ इसका मैंने थोड़ा लिटरेचर सर्च किया और मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ इससे रिलेटेड। तो मैंने इनमें से ये सवाल सिलेक्ट किया कि क्यों होते हैं ऐसे आंदोलन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट हम लोग देखें तो क्या थियरीज हैं इसके ऊपर। तो एक थियरी है टेड गर की, एक बहुत फेमस किताब थी 1970 में, व्हाई मैन रिबेल। तो अच्छा। इट इज अ लैंडमार्क बुक। इसके ऊपर बहुत सारी और किताबें भी बनी प्रोटेस्ट, क्योंकि रिमेंबर 60s ये जो टाइम था, यूएस में बहुत सारे सिविल राइट मूवमेंट्स हो रहे थे, प्रोटेस्ट आम बात थी, तो लोगों ने थियराइज किया। तो एक उनका कारण उन्होंने जो बोला कि आंदोलन का कारण होता है 2 चीजों में अंतर के कारण, ठीक है। ये क्या 2 चीजें हैं? तो वो कहते थे कि जितना ज्यादा अंतर उतनी ज्यादा संभावना है एक आंदोलन या प्रोटेस्ट होने की। तो ये 2 चीजें क्या है? एक, आप किस चीज के हकदार है, आपको क्या लगता है आप किस चीज के हकदार हैं, और दूसरा आपको क्या वास्तविक रूप से मिल रहा है आपके हिसाब से उन दोनों के बीच में। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा चीज का हकदार हूं और मुझे वास्तविक रूप में वो बहुत कम मिल रहा है, तो ये गैप अगर बहुत ज्यादा होगा तो प्रोटेस्ट होने की संभावना ज्यादा होगी। तो एक सिंपल थियरी है। जैसे यहाँ पे हम फार्मर वाले में देख सकते हैं कि उनको लगता है उनका हक है ये,
और अब उनको लग रहा है कि वो हक जो है, वो वास्तविकता जो है उस हक से दूर जा रही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली फीलिंग आ रही है, अभी गई नहीं भी है तो उनको फीलिंग आ रही है कि ये जाने वाली है। बिल्कुल। और ये आप देखेंगे कि अगेन जैसा आपने कहा, ये यूपी मतलब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और पंजाब में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एमएसपी और ग्रेन्स वो उगा रहे हैं और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है सरकार के साथ। तो जो गैप है बिटवीन हम किस चीज के हकदार हैं और हमें वास्तविक रूप में क्या मिल रहा है, अब उन लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो वास्तविक रूप में हमें मिल रहा है वो और कम हो जाएगा। तो ये जो गैप है ये और बढ़ गया। तो हम लोग इस थियरी से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि क्यों लोगों को, वहीं के फार्मर्स को लग रहा है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, और आप जैसे फार्मर्स को नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको हकदार, आपको सरकार ने प्रॉमिस ही नहीं किया है कि आपको इतना कुछ मिलेगा। तो मैं तो थोड़ा इनडिफरेंट हूँ। तो मेरा लाइफ ना शायद अच्छा होने वाला है ना बुरा होने वाला है। अगर एपीएमसी हट गए तो शायद थोड़ा बुरा ही हो जाए, क्योंकि थोड़ी मार्केट्स कम हो जाएंगी। ठीक है। तो पर इन तीन लॉ से रिलेटेड इतना डिफरेंस, और फर्क शायद यही कारण है कि दूसरे जगहों पर भी इतना प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको भी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा एमएसपी। ठीक है, तो ये एक थियरी है। तो लेकिन इसमें ये भी उनका सवाल में जो छुपी है इंपॉर्टेंट बात ना, कि ये अगर गैप दिखता है तो प्रोटेस्ट ही तरीका है क्या? और तरीके नहीं है सरकार को अपनी बात सुनाने के? हाँ, और तरीके तो होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे गैप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्यों गैप बढ़ रहा है, मतलब बाकी जो मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर पा रहे हैं ना, काम नहीं कर। तो ये अगर ये दूसरे मैकेनिज्म्स काम कर रहे होते तो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल गया होता। बनता ही नहीं पहले। हाँ, ठीक है। राइट। जैसे लोहिया की फेमस वैसे सेइंग है हिंदुस्तान में ना, कि अगर सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सरकारें आवारा हो जाती। बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक थियरी हो गई। ठीक है, एक दूसरा थियरी, हम इकोनॉमिस्ट है मैनकर ऑल्सन, तो उन्होंने बहुत बढ़िया किताब लिखी थी, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। तो उन्होंने यही इकोनॉमिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लोग कलेक्टिव एक्शन कब लेते हैं, मतलब अगर एक कोई कॉमन चीज चाहिए तो क्यों वो लोग एकजुट होते हैं, और कई बार तो नहीं होते ना, जैसे आपके घर के सामने रोड बहुत खराब होगा तो आप कहाँ पर प्रोटेस्ट, कोई इकट्ठा नहीं होगा। हाँ, तो क्यों है? या फिर सब अपने घर में आरओ लगा लेंगे, लेकिन एक कॉमन आरओ प्लांट अपने सोसाइटी में कौन लगाता है? हाँ, बिल्कुल। तो एकदम सिंपल चीजें लगाने के लिए। हाँ, तो इसी को उन्होंने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ चीजों पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ चीजों पे नहीं करते हैं। तो उनका थियरी ये था कि हम लोग मतलब कलेक्टिव एक्शन तभी लेते हैं जब हर इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचते हम कि हमारे पूरे कम्युनिटी को कितना मिलेगा और हमको एक छोटा सा हिस्सा मिल जाएगा तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग अपने खुद की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, और अगर हमें लगता है कि हमारी लिविंग में हमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इसकी वजह से, तो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं या फिर कोई कलेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें उदाहरण दूं, अगर एक चीज हो, जैसे अगर आप लड़ रहे हैं कि समझ लीजिए आपके घर के पास एक लेक है और लेक अच्छी होनी चाहिए, ऐसा आप लोग कहना चाहते हैं, और इसके लिए आप एक प्रोटेस्ट मार्च कराना चाहते हैं, तो ये लेक अच्छी होगी आपके जाने से। ये लेक अगर प्रोटेस्ट बड़ा होगा और लेक अच्छी होने का सरकार वादा करेगी, आप लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि यार मतलब मेरे जाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मुझे मेरी लाइफ में कितना फर्क पड़ेगा? आप बोलेंगे शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अक्सर लोग नहीं जाएंगे। तो इसे फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं। तो फ्री राइडर इफेक्ट्स आ जाते हैं और लोग बोलते हैं मैं तो जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप इससे समझाएं तो इस संदर्भ में अगर ले फार्मर प्रोटेस्ट में, तो यहाँ पर हर फार्मर को लगता है कि एमएसपी मेरी कम हो सकती है। बिल्कुल, तो मेरी आय पे असर पड़ना है। हाँ, मेरी आय पे डायरेक्ट असर पड़ना है। तो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लोगों को लग रहा है मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा अगर मैंने ये प्रोटेस्ट। और सिर्फ मेरी आय नहीं, ये सिस्टम है, मेरे बच्चों की, हाँ, ये मतलब ये पूरा सिस्टम चला जाएगा तो हमारा लाइफस्टाइल जो है पिछले 50 साल का वो चेंज हो सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पर जो मोटिवेशन है, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, हर इंडिविजुअल का उस डायरेक्शन में है कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, हम लोग पीछे नहीं बैठ सकते।
है ना। तो ये एक दूसरा थियरी है, ठीक है, ये मैंकर रोल्स। तीसरा थियरी जिसके बारे में मैंने लिखा था, नितिन जो तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर है, और मैंने लिखा था, ये रेडिकली नेटवर्क सोसाइटीज वाला एंगल भी है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं आजकल जब तीन कारक वो जब मिल रहे हैं तब हो रहे हैं। तो एक है जैसे आइडेंटिटी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक आपकी सोशियोलॉजिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए। दूसरा होता है एक कॉज, मतलब एक कारण आता है इमीडिएट जिसकी वजह से लोग अपनी आइडेंटिटी को यूज करके कलेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा होता है स्केल, जो स्केल आजकल के टाइम पे इंटरनेट दे सकता है ना, आप काफी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप अगर देखें तो इन तीनों का जब मतलब सम्मिलन हो जाता है तब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, है ना। तो इस क्षेत्र में देखें तो एक आइडेंटिटी एंगल तो है ही, एक पंजाबी फार्मर का जो पहले से ही है, और एक इमीडिएट कॉज तो ये लॉज ही बन चुके हैं। और तीसरा इंटरनेट की वजह से लोग अलग अलग तरीके से, और आप देखेंगे तो पंजाबी के अलावा वो सिख आइडेंटिटी में तब्दील होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये तीन एंगल्स तो हैं इस क्षेत्र में। तो आप देखेंगे ये प्रोटेस्ट की जो मतलब मैकेनिक्स है, ये काफी चेंज हो गई है पिछले 10-15 साल से ना। अरब स्प्रिंग जब से शुरू हुआ तो उससे लेकर तो आज तक हांगकांग में जो चल रहा है थे प्रोटेस्ट, उन सब में एक एंगल है ये रेडिकली नेटवर्क सोसाइटी का। आप देख सकते हैं ये तीनों चीजें होंगी, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी होगी, एक कोई कॉज होता है इमीडिएट, और फिर एक इंटरनेट की वजह से लोग लीडरलेस प्रोटेस्ट भी कर पाते हैं। जैसे हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हुआ, आपको पता ही नहीं है लीडर कौन है। ये फार्म प्रोटेस्ट भी थोड़ा उसी तरीके का है, क्योंकि कोई एक मतलब लीडर वहां पे प्रोटेस्ट आ गया है तो लोग लीडर बनना चाह रहे हैं उस प्रोटेस्ट का। हाँ है ना। लेकिन पिछले टाइम जैसा नहीं है कि कोई नाम है जो लीडर का है और वही, ऐसा नहीं कि जैसे वो जेपी की वजह से हो गया था 75 में, या इस तरीके का नहीं है कुछ। तो इससे जुड़ा हुआ हम लोग दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। उन्होंने जो पूछा था कि तो ये दीज आर द मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट ना, और मेथड्स आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। तो ये नया मेथड आ गया, तो इसके कई कारण भी है। उन्होंने ये भी पूछा था कि हाउ टू प्रोटेस्ट एफिशिएंटली ना। तो आरएनएस में अब अगर देखें तो अरब स्प्रिंग हुआ, कितने ही देशों में अलग अलग नाम के स्प्रिंग हुए, लेकिन बदलाव नहीं आ पाए, है ना। सक्सेसफुल बदलाव तो शायद ट्यूनिसिया में शुरू हुई थी बात, एक दो ही कंट्रीज में सक्सेसफुल हुआ, बाकी तो वापस हो गई चीज जैसे पहले थी। तो इन सब चीजों में हम लोग देखते हैं कि प्रोटेस्ट का ये लोग मिल सकते हैं, लोग प्रोटेस्ट कर पाते हैं, लेकिन फिर सरकार बहुत सारे हथकंडे अपना सकती है। जैसे सरकार ये कर सकती है कि फूट डाल सकती है ना। तो जरूरी है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वह मतलब ब्रॉड बेस अपने बैनर के अंदर कई लोगों को इस एक कॉज में ला पाए। तो ये बहुत जरूरी है, ये हो नहीं पाता अक्सर, है ना। तो एक ये है। दूसरा, जैसे मैं बोलूंगा कि वो जो सीएए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे, मैं उसमें रोल बैक नहीं हुआ, पर मैं उसको सक्सेसफुल मानूंगा क्योंकि लॉज इंप्लीमेंट नहीं हुए फाइनली। उनको नोटिफाई तक नहीं किया आज तक। हाँ हाँ, तो वो एक तरह से कोविड के आने की वजह से डिसरप्ट हो गया, लेकिन फिर भी एक तरीके से सक्सेसफुल प्रोटेस्ट था जिसमें फूट नहीं डली, लीडरलेस रहा बाय एंड लार्ज, और ये सब उसमें चीजें थी। बिल्कुल, हाँ, वो एक था। दूसरा ये भी था कि मैसेज बहुत सिंपल होना चाहिए, और ये शायद हम लोग गांधी के प्रोटेस्ट से भी हम लोगों ने ये सब सीखा है ना, कि कैसे वो एज अ मास्टर पॉलिटिशियन कितने लोगों को इस एक उद्देश्य के साथ जोड़ पाए थे। बिल्कुल, तो ये जरूरी है। और आपने सीए में भी देखा था मैसेज काफी सिंपल था ना, और कई तरीके के चीजें आए, कागज नहीं दिखाएंगे वगैरह वगैरह टाइप के मैसेजेस आए। तो ये फार्मर प्रोटेस्ट में मुझे नहीं दिखता है, वहां पे काफी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ, तो ये है क्या। तीसरा ये भी कई लोगों ने लिखा है कि एक पॉजिटिव एजेंडा भी होना चाहिए। कई प्रोटेस्ट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार ये गलत है, लेकिन सही क्या है वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। तो सरकार के पास इन्फिनिट रिसोर्सेज हैं, वो आपको बोलेगी करते रहो, प्रोटेस्ट करते रहो, और कहीं ना कहीं थकाई देगी, क्योंकि सरकार कहीं नहीं जाती ना, सरकार तो रहती है। स्टेट तो सेमी परमानेंट है, तो स्टेट आपको थका सकता है। तो आपके पास एक एजेंडा ये भी होना चाहिए कि ठीक है, ये नहीं तो क्या सही सोल्यूशन है, वो भी जरूरी है।
ठीक है, तो ये 3 मुझे लगता है कारक है जिसके बेसिस पर थोड़े प्रोटेस्ट एफिशिएंट हो पाते हैं। और ये लिटरेचर अभी क्लोज नहीं है, बहुत लोग समझने की कोशिश ही कर रहे हैं कि क्यों कुछ प्रोटेस्ट अभी सक्सेसफुल रहे हैं, क्यों नहीं है। और कुछ नहीं लेकिन होता। इनिशियल ऑब्जर्वेशंस मेरे तो ये हैं। आप कुछ ठीक जोड़ना है, बढ़िया। चाहेंगे? नहीं नहीं, ये बहुत तुमने एकदम मास्टर क्लास ले ली इस प्रोटेस्ट की। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल था, अब हमारे 3 साल हो गए हैं तो हमारा सेल्फ इंडल्जेंस वाला एक सवाल है। तो ठीक। आदित्य ने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपके पॉडकास्ट करने का कोई प्रोसेस है कि नहीं, या पॉडकास्ट कैसे कैसे करते? तो आप पॉडकास्ट के बारे में क्या कहेंगे सौरभ? हम बेसिकली कोशिश करते हैं सब बहुत ज्यादा कि हम पॉडकास्ट जो है जितनी कामचोरी से कर सके ना उतनी कामचोरी से करें। और उसका कारण है, एक सीक्रेट दे दी सौरभ आपने तो। सीक्रेट दे दी मैंने, हाँ। और उसका एक, और देखो, मैं जिसको कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब मैं बताऊंगा देखो कामचोरी कितनी जरूरी है। ठीक है, तो हम कामचोरी इसीलिए इतनी ज्यादा करते हैं क्योंकि बहुत प्रिपेयर्ड होने से जो है वो एक कार्यक्रम जैसा हो जाता है। हम तो आते हैं गपशप करने के लिए कि भाई हम गपशप करें और आपको भी साझा कर लें अपनी गपशप में। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, लेकिन कि मैं शायद ज्यादा कामचोरी करता हूँ इसमें। प्रणय प्रणय जो है थोड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी है एकदम, ओके। तो हम कोशिश करते हैं कि एक रूपरेखा बनाते हैं, और रूपरेखा हम बनाते हैं, मतलब प्रणय रूपरेखा बनाते हैं, ठीक है। तो एक रूपरेखा हम बनाते हैं कि कैसा होगा, लेकिन हम रूपरेखा को ऐसा एकदम फॉलो नहीं करते हैं, एक थोड़े गाइड की तरह यूज करते हैं। एक छोटी सी रूपरेखा बना लेते हैं कि अगर ये टॉपिक है, ये गेस्ट है, तो क्या करना चाहिए, और उसके बाद में बस डिस्कशन करते हैं। जैसे आपस में हम बात करते हैं उसी तरह से बात करते हैं, और उस बात को बहुत ही कम एडिट्स के साथ आपको पेश कर देते हैं। मतलब एडिट उसमें इस तरह के होते हैं कि कोई आवाज आ गई है या कुछ माइक काम नहीं किया, कोई सेंसरशिप नहीं हम करते, और ना ही कुछ हटाते घटाते, क्योंकि हमें कोई समय की पाबंदी नहीं है। तो ये सहज कन्वर्सेशन है जो कि हम सीधा सीधा आपके सामने पेश कर देते हैं। इसमें बस मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि हम लोगों ने जब शुरुआत की थी, तो ये जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पॉडकास्टिंग लोग रिमोटली कर रहे हैं कोविड-19 के चलते, तो हम लोग शुरुआत से ही रिमोट हैं, क्योंकि हम लोग एक काम चोरी का ये भी हिस्सा है कि हम लोग मिलना नहीं चाहते, बैंगलोर के ट्रैफिक को झेलना नहीं चाहते। तो हम लोग पहले एपिसोड से हर एपिसोड अपने घर से कर रहे हैं। तो सौरभ और मैं तो शायद 3-4 बार ही मिले होंगे पिछले 3 साल में, ये पुलियाबाजी करने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कोई स्टूडियो वीडियो में नहीं बैठते, हम शुरू से ही घर से ही कर रहे हैं, और हमने ये आदत पहले से बना के रखी कि ऐसे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और कोई पंडू साउंड इक्विपमेंट वगैरह नहीं यूज करते हैं। तो कभी कभी हमारी शायद आवाज अच्छी होती है, नहीं होती है। हमको कभी कभी लोगों ने कंप्लेन भी किया है कि अपना ऑडियो बेहतर करो, और हम बोलते हैं कि भाई झेल लो ऐसे ही अभी हमको, क्योंकि हम जो है ज्यादा ओवर प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, और जैसा है कन्वर्सेशन वैसा आपके सामने पेश कर देना चाहते हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग ये कर पाते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे एक पार्टनर है IVM पॉडकास्ट, जो कि तो इसमें ये भी है, पहले 4-5 एपिसोड तो सौरभ और मैंने मिलके ही किए थे, जिसमें हम लोगों ने कन्वर्सेशन किए गेस्ट के साथ, और उसके बाद मैंने एडिटिंग की थोड़ी, मतलब एकदम काम चलाऊ एडिटिंग ऑडेसिटी में, और फिर वो साउंड क्लाउड पर हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद IVM पॉडकास्ट हमारे सहभागी बने, और उनकी वजह से क्वालिटी काफी बढ़ी है। तो आप अगर हमारी वॉइस के नुक्स नहीं देख पा रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो एडिटिंग होती है, तो हम काम चोरी करते हैं, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन सपोर्ट है हमारे पास। हाँ, तो वो एक एंगल आया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई शुरुआत करना चाहता है पॉडकास्ट, तो बिल्कुल शुरुआत आप कर सकते हैं आपके घर बैठे हुए। बस आपके पास आइडिया होना चाहिए, और आपके पास इंटरेस्टिंग गेस्ट होने चाहिए। आप अगर किताबें पढ़ते हैं या दूसरे पॉडकास्ट पढ़ते हैं, तो आप और टॉपिक्स पकड़ सकते हैं। तो अगर आप टॉपिक्स पकड़ के और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, एक बेसिक रूपरेखा बना सकते हैं, तो बहुत सही होगा। और मुझे लगता है हिंदी में और भी जरूरी है, क्योंकि हम भी कंफर्टेबल नहीं है नेचुरली हिंदी के साथ ना। हमारी पढ़ाई अब पिछले कितने सालों से हम लोग इंग्लिश में ही कर रहे हैं, तो एक रूपरेखा बनने से गेस्ट को भी मदद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा क्विकली टूल्स के बारे में बता सकते हैं। हम कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव माइक्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, रेगुलर लैपटॉप माइक या नॉर्मल हेडफोन यूज करते हैं। शुरू में हम लोग ज़ेनकास्टर नाम का एप्लीकेशन यूज करते थे, जो कि सिर्फ ब्राउजर पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी हम रिवरसाइड
.fm है वो यूज कर रहे हैं। आप स्काइप पे भी कर सकते हैं, जूम पे भी कर सकते हैं, मतलब फ्री और पैसे दे करके, बहुत थोड़े पैसे देने वाले और फ्री के हर टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं। तो ज्यादा चिंता मत कीजिए टूल्स वूल्स की, और बस शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। तो इसी पॉजिटिव नोट पर ये इनटू 2 एपिसोड, जो कि ओरिजिनली बाय 2 होने वाला था, उसको समाप्त करते हैं। तो आशा है कि हमारे लिसनर्स को ये हमारा नई पहल पसंद आई होगी। आप कहिए, नहीं पसंद आई तो वो भी कहिए। हम लोग हमारे हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग सुधार ला पाए कुछ न कुछ। तो इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Want to learn something new and have a few minutes to spare? Well, then go for the Traveling Professor's Diary, where I, Siddharth Deshmukh, the Traveling Professor, will help you glean from all the insights that I've gained from wherever I've traveled, learned, taught, and repeated. Join me every Tuesday and Thursday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from. 2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions. You get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM podcast app, website, or wherever you're listening to me right now.